गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम रिवीजन में व्याकरण वाला जो क्वेश्चन है उसका पार्ट 6 देखते हैं। ठीक है, जो पार्ट 6 हमारा वो क्या है, समास। पार्ट 4 से हमारा जो रिवीजन है वो स्टार्ट हुआ था। पार्ट 4 उपसर्ग और प्रत्यय ये हमने देखा था। उसके बाद में पार्ट 5 जो है संधि को समझ लिया था। अब हम देखते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 जो है समास। समास का अर्थ और परिभाषा है ना। सबसे पहले व्याकरण की बुक ओपन करके पहले हम इसकी परिभाषा और समास का अर्थ क्या है उसको समझते हैं। ठीक, तो जैसे कि आपको यहाँ पर समझाया गया है कि समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, मतलब जो समास है उसका अर्थ क्या निकलता है। उसका अर्थ ये होता है कि किसी भी बात को संक्षिप्त करना या कम से कम शब्दों में कहना, है ना। जिसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में बोलते हैं, उसी प्रकार समास भी उसी का एक प्रकार है, अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना। जैसे प्रयोग के लिए या उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, है ना। जैसे साइंटिस्ट लोग रहते हैं, अब कुछ ना कुछ क्या करते हैं, वो इन्वेंशन करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं या किसी भी चीज़ के लिए डिस्कवरी करते हैं, खोज करते हैं, तो उनको क्या करना पड़ती है, पहले प्रयोगशाला में क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं ना, उसके क्रियाकलाप जो किए जाते हैं उसको। तो प्रयोग के लिए शाला मतलब किसी भी चीज़ को है जो बार बार किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए उसको कोशिश करके देखना, प्रयोगशाला। वन में वास, वनवास। 3 वेणियों का समाहार, त्रिवेणी, वेणी मतलब नदियाँ भी होता है। ठीक है, जीवन और मरण, जीवन मरण, बीच में डच लगा के जीवन मरण ये बता दिया। अब यहाँ पर आप देखिए नीचे आपको लिखा है कि आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों को पास पास लाने से क्या होता है, नया शब्द बनता है। आपस में संबंध रखने वाले 2 जो शब्द है वो आपस में संबंध रख रहे हैं, और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, आपस में संबंध रखते हैं, है ना। लेकिन इन शब्दों को जब हम पास पास करते हैं तो एक साथ हम लिखते हैं तो ये नया शब्द बनता है। और शब्दों के इसी संक्षेपीकरण को, शब्दों का छोटा करना, यही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए समस्त पद, समास का जो पूरा पद होता है उसको एक पद बोलते हैं। पद वो शब्द से बड़ा होता है, वाक्य से छोटा होता है। तो जो हम पूरा जो वाक्य लिख रहे हैं उसको हम समस्त पद बोलते हैं ना, पूरा पद। तो शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस प्रकार बने जो शब्द होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, समस्त पद, है ना, उसको समस्त पद कहा जाता है। अब देखिए समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं, प्रथम और उत्तर, मतलब पहला और बाद का, मतलब उत्तर पद, जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है कि पूर्व पद और उत्तर पद। तो पहले वाला जो पद जिसको हम पहले से पढ़ना प्रारंभ करते हैं, पहला, वह क्या होता है, पूर्व पद। और अंतिम वाला जो बात हो, उत्तर मतलब होता है बाद वाला पद, उत्तर पद। आपको जो है एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए उदाहरण के लिए, राह के लिए खर्च, राह खर्च, है ना। हमने जैसे बोला कि पॉकेट मनी आप जिसको बोलते हैं, तो माता पिता ने बोला राह के लिए थोड़ा सा क्या रख लो, पैसे रख लो, या खर्चा पानी के लिए, है ना, कुछ रुपए रख लो, तो राह के लिए खर्च मतलब राह खर्च रख लो, ऐसा बोला ना। बिहारी के द्वारा रचित, कोई सी रचना है, कविता है, कुछ भी चीज़ है, बिहारी के द्वारा रचित मतलब उसको बिहारी रचित ऐसा बोल दिया, बिहारी रचित। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो करके बताया गया है, देख सकते हैं कि प्रथम या पूर्व पद और उत्तर या बाद का पद किसको कहा जाता है। अब देखिए समास विग्रह, हम समास विग्रह पर आते हैं कि समस्त पद को पहले जैसी अवस्था में लाना ही समास विग्रह कहलाता है। पूरा सेंटेंस लिखा हमने, है ना, और बड़े सेंटेंस में या बड़े वाक्य में कुछ बात जो न कहकर एक छोटे वाक्य में हमने या शब्द में वो बात कही। अब वही शब्दों को हम जो विग्रह करेंगे, वापस से जब बड़ा सेंटेंस लिखेंगे तो वह समास विग्रह कहलाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आजीवन, आ और जीवन अलग हो गया, मतलब आजीवन यानी जीवन भर के लिए। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, मतलब जो मुख्यमंत्री या मंत्रियों में जो होता है सर्वश्रेष्ठ या प्रमुख होता है वो, है ना। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, है ना, हाथ से लिखा गया, ये भी हम कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे समास के जो प्रकार होते हैं वो कौन से होते हैं। तब तक आप जितना आपको पूर्व पद उत्तर पद ये जो समझाया गया है, आप उसकी 2 मिनट रीडिंग कीजिए। ठीक है, पढ़ लिया सबने एक एक बार। अब हम समास के जो प्रकार हैं मुख्य, उस पर आते हैं कि समास के प्रकार कितने हैं।
तो समास के प्रकार बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से जो समास के प्रकार वो 6 होते हैं, है ना, 6 प्रकार होते हैं। और उसमें सबसे पहले हम जो तत्पुरुष समास है उसको देखते हैं। उसके पहले आपको अव्ययी भाव समास दिया है, तो उसको अव्ययी भाव समास को हम देखते हैं। तो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि इसकी परिभाषा पहले आप देख लीजिए कि जिस समास में पहला पद अव्यय होता है, अव्यय मतलब किसी वर्ण बोल सकते हैं, या वर्ण नहीं बोले तो वर्ण में जो मात्रा लगी होती है वो भी एक पूरा शब्द कहलाता है ना। तो जब वर्ण में मात्रा लग जाती है तो शब्द कहलाता है। तो एक छोटे से वर्ण या शब्द के द्वारा जो पहला पद होता है वह जुड़ा हुआ होता है दूसरे पद से, ठीक। तो यहाँ पे आपको बताया कि जिस समास में पहला पद अव्यय होता है और समस्त पद मतलब जो पूरा पद है अव्यय का काम करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आप इसको समझने के लिए जहाँ अव्ययी भाव समास लिखा हुआ है उसकी परिभाषा के ऊपर आप लिख सकते हैं कि पहला पद उपसर्ग का होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, पहला पद उपसर्ग, आप समझने के लिए आपकी बुक में है जो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अव्ययी भाव समास में जो पहला पद उपसर्ग होता है। अब आप बोलेंगे कैसा उपसर्ग होता है, तो आप जब इसके उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ना। लगभग बहुत सारे जो उदाहरण है वो उसी प्रकार से होते हैं। जैसे देखो आ जन्म, इसमें आ लिखा है जन्म, है ना, जन्म मतलब जन्म से, और आ जन्म मतलब जीवन भर। आ मरण, मरण या मरने तक, है ना। आ जीवन ये तो हो ही गया, आ जन्म हो गया। गांव गांव, गांव गांव या घड़ी घड़ी या हर शहर शहर, तो क्या बोलते हैं, हर शहर, हर घड़ी या हर गांव। रातों रात, रात ही रात में। बातों बात, बात ही बात में। प्रतिदिन, हर दिन, है ना। प्रति समय, प्रति घंटा। घर घर, प्रत्येक घर में। यथा स्थिति, यथा मतलब जैसे, स्थिति यानी कंडीशन जो होती है, जैसी कंडीशन हो, जैसी स्थिति हो, है ना। प्रतिपल, बेखटके, बेकसूर। अधिकतर आप शब्दों में देखेंगे जो होता है पहला पद इसमें उपसर्ग का होता है ना। तो आए सब में आपको अव्ययी भाव समास इस प्रकार से दिया गया है। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं तत्पुरुष समास। ये हमारा हो गया। अब हम दूसरे नंबर पे देते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष में बहुत सबसे सरल समास हम बोल सकते हैं इसको तत्पुरुष समास है। कैसे कि इसमें जब भी हम पद को विग्रह करते हैं दो भागों में, है ना, अलग अलग भागों में हम बांटते हैं, तो इसमें क्या आती है, सारी कारक विभक्तियाँ, है ना। कारक विभक्तियाँ, कारक चिन्ह सभी ने पढ़े होंगे। कारक विभक्ति कारक चिन्ह किसको बोलते हैं, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता कर्म ये हमको नहीं पढ़ना है, ये ध्यान नहीं देना है। हमको क्या देना है कि कर्ता की जो विभक्ति, करण की विभक्ति, है ना, संबोधन, अपादान, संप्रदान, ये सब, जैसे अधिकरण, इनकी विभक्तियाँ क्या है, तो ने, से, को, में, पर, है ना। जैसे विद्यालय हम बोलते हैं तो विद्या के लिए आलय, है ना, हिमालय, हिम का आलय, का आ रहा है बीच में। तो जैसे ही कारक विभक्ति इसमें आएंगे आप क्या होगे इसको देख के समझ जाओगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सबसे बढ़िया उदाहरण देख के आप आसानी समझेंगे। गंगा जल, इसको आप बीच में दो भागों में बांटी, गंगा का जल, है ना। कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त। ग्रामगत, गांव को गत या गांव को गया। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, है ना। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत मतलब रचना की गई हो जिसकी। ज्वर पीड़ित, बुखार से, ज्वर से पीड़ित। जन्मांध, जन्म से अंधा, है ना। तो सभी में आप देखेंगे कि कारक विभक्तियाँ, कारक चिन्ह है जो आ रहे हैं ना। से, ने, को, में, पर, के लिए, सारी जो तत्पुरुष कारक विभक्तियाँ हैं ये आपको दिखाई यहाँ पर दे रही है, ठीक। अब उसके बाद में हम एक समास जो है द्विगु समास, उसको हम लेते हैं, है ना। कर्मधारय का जो समास आपको दिया है उसको हम अगली कक्षा में समझेंगे, है ना। अगले जो हमारा क्लास लगेगी उसमें देखते हैं। पहले हम यहाँ पर द्विगु समास देखते हैं। तो आप देखिए द्विगु समास की जो परिभाषा दी गई है इसमें लिखा है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद प्रधान होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है। अब संख्यावाची हो रहा है जब पहला पद, तो आपको नाम समझ में आ जाएगा संख्यावाची, है ना। वह क्या करता है, दूसरे पद की संख्या बता रहा है। दूसरा पद प्रमुख होता है, लेकिन जो पहला पद होता है वह क्या होता है, दूसरे की विशेषता बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है ना। और पूरा जो पद मिलके जो बन जाता है वह क्या करता है, उसकी संख्या का बोध कराता है, ठीक है। जैसे दोपहर मतलब दो पहरों का समूह, दो पहरों का समाहार,
है ना। द्विघात, दो घात, जैसे आप स्क्वायर लगाते हैं ना ऊपर स्क्वायर, द्विघात उसको बोलते हैं। फिर देखिए पंचरत्न, 5 रत्न, है ना। फिर त्रिभुज, भुज यानी भुजाएं, 3 भुजाएं हैं जिसकी, है ना, 3 भुजाओं का समूह। त्रिकोण, त्रिफला, है ना। पंचवटी, चतुर्भुज, अष्टभुज, नवरात्रि, नवरत्न, इस प्रकार से द्विगु समास यहाँ पर होता है। तो आए समझ में द्विगु समास क्या होगा, जिसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची। आपको हमेशा इसको ध्यान में रखना है। इसमें तो क्या आएंगी, कारक विभक्ति या कारक चिन्ह हम बोल सकते हैं, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह आएंगे तत्पुरुष समास में। द्विगु समास में जैसे अभी आपको समझा, पहला पद जो होता है वो हमेशा संख्यावाची होगा। बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सारे जो समास है सबके पहचानने के जो तरीके हैं, आप उसको शॉर्टकट में चाहे तो अपने बुक में लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले जो क्लासेस थे आप उसमें भी मैंने आपको लिखवाया था ना, शॉर्ट में कैसे समझेंगे आप, है ना, उसको कैसे समझ पाएंगे। तो तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियाँ, अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग वाला, और द्विगु समास में बोला है आपको कि जो पहला पद होता है संख्यावाची होता है, ठीक। तो आज हम केवल 3 ही समास को देखेंगे। अगली कक्षा में बाकी के जो 3 समास है उसका हम अध्ययन करेंगे।